अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, इसकी जो है वो कैसे हमने डिस्कस करनी है। तो कंटेंट जो होंगे वो है जी इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, वैल्यूएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम, लोन रिपेमेंट्स, इनके बारे में आज की हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम बॉन्ड्स पेएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो बॉन्ड्स पेएबल हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में फॉल करते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में फॉल करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट जो है कंसिस्ट ऑफ प्रोबेबल future sacrifices of economic benefits arising from present obligation that are not payable within a year or the operating cycle of the company whichever is longer। तो लॉन्ग टर्म डेट का जो मतलब है वो यही है कि ऐसी ऑब्लिगेशंस या ऐसा डेट जिसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 1 ईयर हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें वो आपको दे रहा है बॉन्ड्स पेएबल, नोट्स पेएबल, मॉर्गेजेस पेएबल, पेंशन लायबिलिटीज, लीज लायबिलिटीज, और इसके साथ साथ वो आपको बता रहा है कि जब लॉन्ग टर्म डेट की हम बात करते हैं तो यहाँ वेरियस कॉवेनेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमें बेयर करनी पड़ती हैं जिन लोगों से हम डेट ले रहे होते हैं लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब यहाँ बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कशन पर्टिकुलरली करेंगे। तो कंपनी जो बॉन्ड इशू करती है, एक तो वो इशूअर कहलाएगी, ठीक है, और जो लोग बॉन्ड परचेज करेंगे उस कंपनी से उनको हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं या बॉन्ड होल्डर भी बोल सकते हैं। तो कंपनी जब इशू करेगी बॉन्ड तो वो एक सर्टिफिकेट देगी उन लोगों को जो कि बॉन्ड को परचेज कर रहे होंगे, और इन्वेस्टर जो है वो या जो बॉन्ड होल्डर है वो बॉन्ड सेलिंग प्राइस जो है उस कंपनी को दे देगा। अब यहाँ क्या होगा जी, कंपनी जो इशू कर रही है बॉन्ड वो इंटरेस्ट पेमेंट भी देगी बॉन्ड होल्डर को, और इसके साथ साथ जैसे ही बॉन्ड की टर्म या बॉन्ड जब मिच्योर हो जाएगा, जो भी ड्यूरेशन उसके ऊपर मेंशन होगा, 5 साल, 10 साल, 11 साल, तो जब भी मेच्योरिटी उसकी कंप्लीट होगी तो उस पर वो जो कंपनी है वो उसे जो उसकी पेमेंट होगी वो भी वापस कर देगी जो कि उसने स्टार्ट में ली होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड 1000 का है तो कंपनी जो 5 साल के लिए अगर ये बॉन्ड इशू कर रही है तो कंपनी 1000 के ऊपर जो है वो बॉन्ड की जो सेलिंग प्राइस है वो भी पे करेगी, और इंटरेस्ट जो है वो भी उसको बॉन्ड होल्डर को पे करना होगा। अच्छा, उसके बाद है जी बॉन्ड इंडेंचर। बॉन्ड इंडेंचर जो है बेसिकली ये एक आपका एक कह सकते हैं कि एक प्रॉमिस है जो कि कंपनी जो है वो बॉन्ड होल्डर के साथ कर रही होती है और इसको एक रिटन फॉर्म में लेके आ रही होती है। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड्स की टाइप्स भी हैं, कुछ आगे मजीद भी हम पढ़ेंगे। तो डिबेंचर बॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें आपका जो बॉन्ड है वो बेस कर रहा होता है फेथ और क्रेडिट ऑफ द कंपनी के ऊपर, ठीक है। इसके अगेंस्ट कोई भी आपने एसेट या कोई भी सिक्योरिटी आपने नहीं रखी होती इन बॉन्ड्स के अगेंस्ट उतनी ही कॉस्ट की या उतनी ही प्राइस की। तो डिबेंचर बॉन्ड्स जो है ये विदाउट एनी सिक्योरिटी जो है ये इशू किए जाते हैं। मॉर्गेज बॉन्ड जो है ये सिक्योर्ड होते हैं बाय लियन ऑन स्पेसिफिक रियल इस्टेट ऑन बाय द इशूअर, ठीक है। तो इसके पीछे जो इशूअर है जो मॉर्गेज बॉन्ड को इशू कर रहा है उसने कोई स्पेसिफिक जो रियल इस्टेट है या प्रॉपर्टी जो है वो लियन की होगी। कूपन बॉन्ड्स जो है इस पर जो कंपनी है उसको लाजमी इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। और कॉलेबल बॉन्ड्स जो है हमारे इसमें जब भी कंपनी चाहे उन बॉन्ड्स को दोबारा से उन बॉन्ड होल्डर से रीपरचेज कर सकती है जब भी वो चाहेगी। तो कॉलेबल बॉन्ड्स इनको कहेंगे। अच्छा जी, अब हमने पर्टिकुलरली इन स्लाइड्स में जो है वो थियोरेटिकल तो हमने थोड़ा सा इसको स्टडी किया, लेकिन न्यूमेरिकल बेस के ऊपर ही हमारा पूरे का पूरा लेक्चर जो है ये बेस करेगा। इसमें हमने रिकॉर्डिंग सबसे पहले करनी है कि बॉन्ड इशुएंस अगर होती है तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जनवरी 1, 2011 मास्टरवेयर इंडस्ट्रीज इशूड $700,000 of 12% bonds. Interest of $42,000 is payable semi-annually on June 30 and December 31st. The bond matured in 3 years. The entire bond issue was sold in a private placement to United Intergroup Incorporation at face amount. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि मास्टरवेयर इंडस्ट्रीज हैं, इनको शॉर्टेज ऑफ फंड हुआ, ठीक है। इन्होंने जो है फंड जनरेट करने के लिए 7 लाख के बॉन्ड इशू किए 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनको 42,000 इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअल बेसिस पे ये पे कर रहे हैं 30 जून को और 31 दिसंबर को, साल में 2 दफा। और ये जो बॉन्ड है इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, ये इसकी जो मेच्योरिटी है वो 3 ईयर है। और इंटायर बॉन्ड जितने भी बॉन्ड्स हैं वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एक कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है यूनाइटेड इंटर ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, उन्होंने परचेज कर ली। तो जब इस तरह की हमारे पास इलस्ट्रेशन होगी तो हमने फिर दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इशूअर की भी और इन्वेस्टर
या बॉन्ड होल्डर की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करनी है। तो एट इशुएंस अब जो इशूअर है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मास्टर वेयर जो है वो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कैश इनके पास आ जाएगा 7 लाख का और बॉन्ड्स पेएबल जो है वो 7 लाख के क्रेडिट हो जाएंगे, इनको मतलब इनकी लायबिलिटी जनरेट होगी। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इन्होंने किया, ये डेबिट हो गया, और कैश इन्होंने क्योंकि पे किया वो 7 लाख हो गया। तो दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में डिफरेंट एंट्रीज होंगी इन ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनिंग दी सेलिंग प्राइस। अब बॉन्ड की जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे डिटर्मिन की जाती है, तो यहाँ उसने बताया कि स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो कि मार्केट रेट होगा। अब इस मार्केट रेट की बेस के ऊपर बॉन्ड की प्राइस जो है वो एडजस्ट हो रही होगी। अब स्टेटेड रेट जो कंपनी जो है दे रही है, जिसको हम कूपन रेट भी बोलते हैं, अगर ये कम है मार्केट रेट से तो फिर बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे जाएगा, मतलब कैश जो रिसीव होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द फेस अमाउंट। अगर यही कूपन रेट या स्टेटेड इंटरेस्ट रेट इक्वल हो जाता है मार्केट रेट के, तो फिर आपका जो बॉन्ड है वो उसी प्राइस पे जाएगा जो मेंशन होगा बॉन्ड की ऊपर। और उसके बाद है जी स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, अगर आपका ज्यादा हो जाता है मार्केट रेट से, जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, तो फिर आपका जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पे जाएगा, मतलब जो फेस अमाउंट है उससे ज्यादा पे आपको कैश मिलेगा। अब इसको मजीद उसने यहाँ न्यूमेरिकली भी आपको बता दिया कि अज्यूम करें स्टेटेड रेट 8% है और मार्केट इंटरेस्ट रेट 6% है, तो फिर बॉन्ड प्रीमियम पे जाएगा। और अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट दोनों और स्टेटेड रेट जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फेस वैल्यू पे जाएगा। और अगर आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और स्टेटेड रेट जो है वो कम है तो फिर डिस्काउंट पे बॉन्ड जाएगा। अब यहाँ ये आपको कैलकुलेशन आपसे पूछ रहे हैं कि हमें सेलिंग प्राइस डिटरमिन करके बताएं। अब मास्टर वेयर की वही हमने जो भी आपसे थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन डिस्कस की है वही सारी चीजें, लेकिन इसमें जो एडिशन है वो ये 2 लाइंस की है, वो ये कि द मार्केट यील्ड फॉर बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर रिस्क एंड मैच्योरिटी इज 14%। तो मार्केट यील्ड या मार्केट रेट जो है वो 14% है। अब इंटायर बॉन्ड जो है वो यूनाइटेड इंटर ग्रुप वालों ने परचेज कर लिए हैं। अब आप इन इंटरेस्ट रेट की बेस के ऊपर ही आप पहले ही डिटरमिन कर सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो मेच्योरिटी पे जो मेच्योरिटी जब इसकी हो जाएगी तो ये बॉन्ड को आपको 7 लाख का जो है वो जो है 7 लाख वो भी पे करना होगा, और ये बॉन्ड बेसिकली आपका डिस्काउंट पे जाएगा या आपका पार पे जाएगा या प्रीमियम पे जाएगा। अब यहाँ आप देखें स्टेटेड रेट जो है वो 12% है और जो मार्केट रेट है वो 14% है। तो अब आप यहाँ से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर प्रीवियस हम स्लाइड्स पे जाएं तो हमारे पास अगर मार्केट रेट जो है वो अगर ज्यादा है और स्टेटेड रेट कम है तो बॉन्ड हमारा डिस्काउंट पे जाता है, ठीक है। तो इसी बेस के ऊपर अब हम ये प्रूफ करेंगे कि क्या बॉन्ड हमारा डिस्काउंट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसने एक फार्मूला आपके सामने शो किया हुआ है जिसमें कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड लिखा हुआ है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसने आपको बताई है, ठीक है। आपने अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको एक टेबल जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला जैसे ये लेक्चर हमारा जिस दिन होगा उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस टेबल से आप वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। अब वो वैल्यूज जो है अब जिस तरह इसने लिखी हुई है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी जो है, अब ये वैल्यू जो है इसने कहाँ से ली, ये उस टेबल से डिराइव करके ली है। अब वो कैसे डिराइव किया, अब उस टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन्ड होंगे, उन्हीं से हमने देखा कि 6 ईयर में जाके 7% पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है, तो वो आई 4.76654, ठीक है। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट के साथ जो कि ऑलरेडी गिवन था 42,000, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20195। अब प्रिंसिपल जो था हमारा वो था 7 लाख, ठीक है, जो प्रिंसिपल फेस अमाउंट थी। फेस अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड के साथ। अब ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ये भी हम अपने उसी जो आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो स्केड्यूल है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट हैं, टेबल्स जो है हमारे पास, तो वहां से हमने वैल्यू ली तो 0.66634 हमारे पास वैल्यू आई। क्योंकि ये बॉन्ड हमारा जो है वो सेमी एनुअल बेसिस पे जा रहा था, इस वजह से हमने 12% जो हमारा स्टेटेड रेट था उसको हमने डिवाइड किया 2 पे, और इसी तरह 14% जो हमारा स्टेटेड जो हमारा सॉरी मार्केट रेट था उसको भी हमने डिवाइड किया 2 पे, तो 7% हमारे पास मार्केट रेट आ गया।
ठीक है। जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो हमने फिर जो है मार्केट रेट को ही फोकस करना है, और जब हम प्रिंसिपल की कैलकुलेशन करेंगे तब भी हमने मार्केट रेट को फोकस करना है, क्योंकि सेमी एनुअल था तो इस वजह से 7% हमने लिखा। अच्छा, अब यह नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 3 मेंशन है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो 6 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सेमी एनुअल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको करना पड़ेगा। तो 6 ईयर में जाके 7% पे आप जाके एक दफा ऑर्डिनरी एनविटी का टेबल देखेंगे, दूसरी दफा आप प्रेजेंट वैल्यू सिंपल का टेबल देखेंगे, ठीक है। इस तरह वैल्यूज जब हमने कैलकुलेट की तो प्लस हमने जब ये किया प्रेजेंट वैल्यूज, तो हमें पता चला कि टेट्रा 633 जो है ये वैल्यू बेसिकली मास्टर वेयर इंडस्ट्री ने कैरी की हुई है, ठीक है। हालांकि उसने अपनी लाइबिलिटीज जो है जो शो की हैं वो 7 लाख की है, लेकिन एक्चुअल जो पैसे इनके पास आया है वो इतना पैसा आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो हम पहले बात कर रहे थे मैकेनिज्म की कि 14% अगर मार्केट रेट ज्यादा हो और स्टेटेड रेट 12% आपका कम है, तो फिर आपका बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। अब इनकी रिकॉर्डिंग हमने करनी है, तो मास्टर वेयर की जो इशूअर हैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके सामने एक ऐसी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अब कैश जो है जो एक्चुअल आया वो आप लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड जितना आपको मिला, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये बेसिकली आपका लॉस है, और लॉस हम हमेशा एक्सपेंस के तौर पर या लॉस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो बॉन्ड पेबल आपके बेसिकली कितने के जनरेट हुए? 7 लाख के। तो 7 लाख में से माइनस जब आप करेंगे कैश के अमाउंट को तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन अब यही डिस्काउंट जो है वो यूनाइटेड या इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर्स के लिए क्या हो जाएगा? वो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, और इसको वो क्या करेंगे? इसको ये क्रेडिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड जो है ये लिखेंगे 7 लाख, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, और कैश क्योंकि इन्होंने पे किया तो वो भी आप क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड भी है जो कि नेट मेथड उसने शो किया है, तो आप दोनों में से जो भी मेथड आपको आसानी से समझ आए, आप बॉन्ड इशूड एट अ डिस्काउंट पे उसको राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, देन है डिटर्मिनिंग इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब हमने पर्टिकुलरली ये बताना है कि अब वाकई एक्चुअल जो है मास्टर वेयर वाली 42,000 इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं या ज्यादा पे कर रहे हैं। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए उसने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जितना भी है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इफेक्टिव रेट के साथ। तो इफेक्टिव रेट में आपने पुट करना है अपना मार्केट रेट, उस मार्केट रेट को आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो 7% आ जाएगा, और एक्चुअल जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो है $46,664, और कंपनी कितना पे कर रही है? 42,000। तो इसका मतलब है कि बेसिकली कंपनी को यहाँ कितने का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है? 4,664 का एक्चुअल। हालांकि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या शो किया है कि ये हमारा लॉस। अच्छा, अब यहाँ रिकॉर्डिंग अगर हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस की करेंगे तो हमने फर्स्ट इंटरेस्ट डेट जो थी जो 30 जून हमने बोली थी उसके हिसाब से हमने अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो मास्टर वेयर अलग अपनी रिकॉर्डिंग करेगा और इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर जो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से रिकॉर्डिंग करेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअल जो है वो कितना है जी? 46,664, और इसके ऊपर डिस्काउंट इनको कितना मिल रहा है? 4,664, और कैश बेसिकली ये कितना पे कर रहे हैं? 42,000। तो 42,000 को आप माइनस कर देंगे 46,664 में से, तो डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है इशूअर को वो है 4,664। जबकि हम पिछली जो हमने रिकॉर्डिंग की उसमें हमें ये लग रहा था कि मास्टर वेयर को लॉस हो गया और जो बेनिफिट हुआ वो इन्वेस्टर को हुआ है। लेकिन जब एक्चुअल हमने पोजीशन देखी इंटरेस्ट एक्सपेंस को, जब हमने खुद से कैलकुलेट किया है तो वो हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट है। अब यूनाइटेड इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं जी? कैश उनको इतना मिला, डिस्काउंट डेफिनेटली मास्टर वेयर का जो डिस्काउंट बेनिफिट है वो इनके लिए लॉस है। अब वो उतनी ही अमाउंट का लॉस जो है वो अपना रिकॉर्ड करेंगे, और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जो इनको जनरेट होना चाहिए वो कितना है जी? 46,664। अब उसकी कैलकुलेशन भी उसने आपको साथ ही बता दी है, ठीक है। अब ये 42,000 जो है ये डेफिनेटली कंपनी क्योंकि पे कर रही थी और इन्वेस्टर्स को मिल रहा था, और ये जो 4,664 है ये कैसे हमने कैलकुलेट किया ये भी उसने कैलकुलेशन आपको एरोस के साथ मेंशन कर दिया। अब हमने इसका बॉन्ड अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। तो जब हम इसका स्केड्यूल बनाएंगे तो उसमें हमने डेट को मेंशन करना है, ठीक है। कैश मेंशन करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 2011 से, और हमने जो अमाउंट बोरो की है इंटर ग्रुप यूनाइटेड इंटर ग्रुप से वो थी टेट्रा 633, ठीक है। अब इसमें से जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इसी अमाउंट के ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है।
है, और वो लगा के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारे पास आया। फिर हम 46,664 को माइनस करते जाएंगे 42,000 में से, तो इंक्रीज इन बैलेंस आता जाएगा। अब ये जो इंक्रीज इन बैलेंस है इसको हम क्या करते जाएंगे, इसको हम ऐड करते जाएंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में, और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमारे पास जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग बैलेंस की वो 7 लाख के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये 7 लाख के इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपने जो कैलकुलेशंस की हैं वो सही नहीं की। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज जीरो कूपन बॉन्ड, अब ये वो बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, लेकिन इसके ऊपर जब आप परचेजिंग करते हैं तो डीप डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं। बॉन्ड इशूड एट प्रीमियम, हम वही एग्जांपल उठाएंगे, लेकिन यहाँ हमने स्टेटेड रेट को और मार्केट रेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। स्टेटेड रेट वही 12% रखा, लेकिन मार्केट रेट जो है वो हमने 10% कर दिया। और अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म क्या होगा जी, अगर मार्केट रेट आपका कम है और स्टेटेड रेट ज्यादा है तो बॉन्ड आपका प्रीमियम पे जाएगा। अब आपने कैलकुलेशन जो है वो इस हिसाब से करनी है, ठीक है। अब आपके सामने ये सारी कैलकुलेशंस आ रही, इन कैलकुलेशन की बेस के ऊपर आप क्या करेंगे जी, आगे वैल्यूज को आप पुट करते जाएंगे। उसके बाद फिर आप प्रीमियम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ डिक्रीज इन बैलेंस होगा, क्योंकि अब आपको 7 लाख की बजाय 7,35,533 डॉलर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिले हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब जब आप प्रीमियम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे तो आपने डिक्रीज इन बैलेंस करते जाना है। सारी कैलकुलेशंस वैसे ही होंगी, लेकिन यहाँ अब जो कॉलम है वो है डिक्रीज इन बैलेंस, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से इसको आप माइनस करते जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपके पास क्या आना चाहिए, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपके पास जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग बैलेंस की वो 7 लाख होनी चाहिए। अच्छा, अब इसी को हमने बॉन्ड की जो सोल्ड किया प्रीमियम पे, इसकी अब हम अगर रिकॉर्डिंग करना चाहें मास्टर वेयर और इन्वेस्टर के ग्रुप्स में तो उसकी कैलकुलेशन आपके सामने। कैश जो है 7,35,533 जो है इनको मिला, और प्रीमियम इसके ऊपर इनको 35,533 है। बॉन्ड पेबल की जो लायबिलिटी जनरेट हुई थी वो 7 लाख ही है। यूनाइटेड इन्वेस्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड जो है वो 7 लाख की ही थी। प्रीमियम ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो 35,533 है, जो कि इनके लिए देखा जाए तो कोई प्रीमियम जो है इनके लिए क्या है जी, एक किस्म का लॉस है, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। और कैश जो बेसिकली इन्होंने दिया है वो है 7,35,533। अच्छा, अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन कंपैरिजन आपको बता रहा है कि 7 लाख से ज्यादा अगर पे करेंगे तो प्रीमियम अमोर्टाइज करना होगा, और अगर कम होगा तो वो फिर आपको डिस्काउंट की तरफ जाएंगे। अमोर्टाइज वर्सेस अनअमोर्टाइज डेट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमोर्टाइज एंड अनअमोर्टाइज डेट कैन बोथ यूज फॉर होम व्हीकल एंड कमर्शियल लोन्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि अमोर्टाइज हो डेट या अनअमोर्टाइज हो, ये दोनों चीजें जो हैं ये घर की फाइनेंसिंग के लिए, व्हीकल की फाइनेंसिंग के लिए, ये कमर्शियल लोनिंग के लिए यूज होती हैं। बोथ टाइप ऑफ डेट आर सिक्योर्ड बाय द अंडरलाइंग एसेट, इसके बैक पे कोई ना कोई आपने सिक्योर किया होता है एसेट। इफ द बोरर स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स द लेंडर हैज अ राइट टू फोरक्लोज एंड टेक इट बैक। ठीक है, अगर बोरर जो है वो पेमेंट क्लियर नहीं करता अपनी, तो फिर लेंडर क्या करेगा, जिसने इसको उधार दिया होगा उसका राइट है कि वो अपना एसेट भी वापस ले सकता है, या उस चीज को सेल आउट करके जो कि उसने बैक पे एसेट की जो है सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई है उसको सेल आउट करके अपनी पेमेंट जो है वो रिकवर कर सकता है। विद अमोर्टाइज डेट द बोरोअर मेक मंथली पेमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। However, with unamortized debt, the borrower pays only the interest. ठीक है, तो अमोर्टाइज डेट होगा तो फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करना है, अगर अनअमोर्टाइज डेट होगा तो फिर ओनली बोरोअर जो है इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। प्राइमरी डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान वो क्या है, द मिक्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट द बोरोअर इज रिक्वायर्ड टू पे बैक monthly, while borrower pay back principal and interest on amortized debt in their monthly payment schedule। वही जो अभी मैंने आपसे बात डिस्कस की थी। Unamortized debt only required them to pay on their interest। ये प्राइमरी डिफरेंस उसने बता दिए। अमोर्टाइज डेट बेसिक्स क्या है, विद अमोर्टाइज डेट द बोरोअर मेक्स कैजुअल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द लोन, एंड अमोर्टाइजेशन schedule break down how much of the borrower's payment is applied to the principal balance and to the interest। the interest is computed on the initial loan amount। तो बेसिकली यहाँ एक स्केड्यूल सेट किया जाएगा जब आपका लोन जो है अमोर्टाइज होगा, और उस स्केड्यूल के मुताबिक आप मंथली जो भी आपने कंपनी के साथ या बैंक के साथ जो भी आपने जो है रूल एंड रेगुलेशन के बेस के ऊपर लोन लिया होगा उसी के मुताबिक आपको प्रिंसिपल पेमेंट भी पे करनी होगी और इंटरेस्ट भी पे करना होगा।
When the borrower make a payment, the interest is paid off first and the principal second. पहले आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं और फिर प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो सेकंड में आप पे कर रहे होते हैं. तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होगा, कुछ पोर्शन जो है वो प्रिंसिपल पेमेंट्स का होगा. दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द पेमेंट गोज टू पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट 5 or 10 year ऑफ द लोन. अमोर्टाइज डेट प्रॉज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं. तो प्राइमरी एडवांटेज क्या है अमोर्टाइज डेट का, वो ये है कि विद ईच पेमेंट द बोरोवर बिल्ड इक्विटी इन द एसेट. आफ्टर द फाइनल पेमेंट द बोरोवर ऑन द एसेट. इफ द लोन हैज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट द बोरोवर्स पेमेंट अमाउंट नेवर वेरीज. ठीक है, अगर आपका ये लोन जो है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे है तो फिर आपकी जो पेमेंट है वो चेंज नहीं होंगी, वेरी नहीं करेंगी. लेकिन अगर ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे है तो फिर आपकी जो पेमेंट्स हैं वो चेंज होंगी. The main disadvantage is that the monthly payment can be high since both principal and interest are paid. If the amortized debt has a high interest rate and interest rate drop, the borrower is stuck with an excessively high rate. ठीक है, और अगर ये इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो फिर borrower stuck है कि उसे उसी रेट के मुताबिक जो है वो पेमेंट क्लियर करनी होगी. अनअमोर्टाइज डेट की बेसिक्स हम देख लेते हैं कि इस बेटर नोन एज इंटरेस्ट ओनली डेट. ठीक है, इनको हम इंटरेस्ट ओनली डेट भी कहते हैं. द बोरोवर मेक्स मंथली पेमेंट डेट कंसिस्ट ओनली ऑफ शॉर्ट टर्म accrued interest. No portion of the loan principal is ever repaid. The full loan amount is paid back at the end of the loan with one balloon payment. तो यहाँ आप इंटरेस्ट जो है वो पे करते रहते हैं, लेकिन जितना ड्यूरेशन आपका डेट का है, मतलब 5 साल है, तो 5 साल के बाद आपको कट्ठी एकदम लमसम अमाउंट जो है वो पे करनी होगी जितना का आपने लोन लिया होगा. तो अनअमोर्टाइज्ड डेट कैन हैव अ फिक्स्ड और एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट. विद एन एडजस्टेबल रेट द लेंडर कैन इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू द लोन टर्म. ठीक है, तो अनअमोर्टाइज्ड डेट में फिक्स भी हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट और वेरिएबल भी हो सकता है. अब ये डिपेंड करेगा लेंडर के ऊपर. अब इसके प्रोस एंड कॉन हम देख लेते हैं. प्राइमरी बेनिफिट ये है कि लोअर मंथली पेमेंट होती है. बाय ओनली पेइंग द इंटरेस्ट द मंथली पेमेंट कैन बी एज significantly reduced compared to an amortized loan payment. The main disadvantage is that the borrower never built up equity in the asset. ठीक है, तो जब तक ये लोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक इक्विटी बिल्ड नहीं हो सकेगी. द borrower owes the same amount of principal that was originally borrowed. If he cannot pay off the loan's balloon payment, he must either refinance or lose the asset. If he sell the asset for less than the loan amount, he is responsible for paying the lender the difference. तो यहाँ क्या है जी, बोरोवर जो है वो सेम अमाउंट जो प्रिंसिपल के वो ऑन कर ही जाएगा जब तक कि वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता और इंटरेस्ट पेमेंट भी क्लियर करता जाएगा. और फर्ज किया कि अगर उसके पास लमसम अमाउंट नहीं आती एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, तो फिर वो जो भी एसेट उसने सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया होगा उसको सेल आउट करते. और अगर फिर भी जो अमाउंट है वो क्लियर नहीं होती तो फिर उसे पर्सनली उसको जो डिफरेंस आएगा लेंडर के अमाउंट में और जो आपने एसेट को सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया था उसको सेलिंग करने के बाद जो अमाउंट आई है उसका डिफरेंस अगर फिर भी आ रहा है तो वो उसे पर्सनली पे करना होगा. अच्छा, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है इसके अंदर हम कुछ रेशियोज देखते हैं. जैसे डेट टू टोटल एसेट है. लास्ट टाइम भी हमने आपको रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, तो उसमें भी हमने ये रेशियोज देखी थी. तो टोटल डेट डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से तो फिर हमें पता क्या चल जाएगा, वो ये पता चलेगा कि टोटल एसेट जो है वो कितने परसेंट आपने डेट पे फाइनेंस कराए हुए. तो जितना ज्यादा डेट होगा डेफिनेटली ग्रेटर रिस्क होगा कंपनी के लिए कि वो अपनी जो है ऑब्लिगेशंस वो मीट कर पाती है या नहीं. सेकंड है जी टाइम इंटरेस्ट. एंड यहाँ से आपको इंटरेस्ट जो आप पेमेंट दे रहे होते हैं उसकी एबिलिटी का पता चल जाता है कि क्या डेट पेइंग एबिलिटी कंपनी की है भी या नहीं. यहाँ तक क्लास ये आपका लेक्चर था. उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी. अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे सिलेक्टेड टाइम स्लॉट में डिस्कस कीजिएगा. इंशाल्लाह ताला आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करते हैं. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.